बिहार में जो पॉवर्टी है, आज भी है पॉवर्टी, उसको दूर करने के क्या उपाय है? बिहार की कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं बताएं जो महिलाओं के लिए चल रही हैं। इक्वलिटी और लिबर्टी, इस दोनों के बीच अगर रिलेशनशिप के बारे में अगर बात क्या आपका जवाब? ये इजराइल के वार के संबंध में कुछ बताएं, क्या सिचुएशन है और क्या आफ्टर इफेक्ट होने वाला है? भागलपुर में बॉर्डर पर है क्या? की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल कितने घंटे रोज पढ़ाई हो रही है? तो आराम से 8-10 घंटे हो जाते 8-10 घंटे? हैं। साथ में और भी पढ़ाई चल 78 बीपीएससी की। ठीक है, देख इग्नू से किया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट यदि नहीं रहता, क्या क्या नुकसान हो सकता है एजुकेशन? पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, बहुत सारे चीज़ों से डील करती है। पॉलिटिक्स तो एक पार्ट है उसका समझने नुकसान का। क्या हो सकता नुकसान ये हो सकता था कि हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं होती सोसाइटी को समझने की। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सब हम उतने अच्छे से समझ नहीं पाते जो कि पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन करता है। उसके अलावा हम एक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना पाते जो, जैसे कि हमारी कंट्री को रन करना है या वर्ल्ड को रन करना है, जो गवर्नेंस सिस्टम होता है वो नहीं बना पाते अच्छे से। तो वो एक नुकसान था। पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, जो कि एक और नुकसान है। अगर वो नहीं होगा तो उसका एक पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उतने अच्छे सही से नहीं हो पाएगा। पॉलिटिकल साइंस का जो लिखा, ये जो ड्रीम थे, उसके जो थॉट थे, concept जो आज कितने परसेंट सक्सेस हैं? पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन तो एंशियंट ग्रीस से होता है, प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम से। और प्लेटो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जो क्लोजेस्ट हो जस्टिस, जिसमें एक ऐसा हो कि पूरी सोसाइटी में हो जस्टिस। और एरिस्टोटल चाहते थे कि एक कौन सारे जितने भी, उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे और जो बेस्ट तरीका है स्टेट को ऑर्गेनाइज करने का वो चाहते थे। तो उन दोनों के हिसाब से तो अभी डेमोक्रेसी उनके जैसी तो नहीं है। दोनों प्लेटो ही के कौन से कॉन्सेप्ट को आज देश में लागू करने की जरूरत लगती है आपको? एजुकेशन सर, प्लेटो ने बहुत ही एक्सटेंसिवली एजुकेशन के ऊपर लिखा है। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जो बेस्ट तरीके से सोसाइटी को डिवाइड कर, जो जिसके लिए जैसा कैपेसिटी है उस हिसाब से एजुकेशन दिया जा सके। तो वो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो कहते हैं कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, प्लेटो के एजुकेशन से लिया गया है। थोड़ा इंस्पायर्ड तो है, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ऐसा है कि मल्टीपल एग्जिट और एंट्री के ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और वोकेशनल स्टडीज़ का ऑप्शन है। जैसे कि प्लेटो भी एक क्लास ऑफ सोसाइटी जो वर्क और फिजिकल वर्क कर सकते हैं उनके लिए अलग से बात करते हैं, जो फिलॉसफी कर सकते हैं उनको आगे तक पढ़ाने की बात है उसमें। तो इसमें भी ऐसा है कि सेकेंडरी एजुकेशन, और तो एक इंस्पिरेशन है उससे। मणिपुर के बारे में बताइए। मणिपुर की समस्या ऐसी है कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, मेटी, कुकी जो कम्युनिटी है, और जो मेटी जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके बीच जो क्लैशेस हैं वो रिसोर्सेज की कमी के वजह से हो रहे हैं। मेटी जो ग्रुप है वो चाहती है कि उन्हें भी ट्राइबल कम्युनिटी में ऐड किया जाए, बट जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है बाकी, उन्हें डर है कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके अगेंस्ट हो जाएगा, स्पेशली क्योंकि वो ऑलरेडी कम रिप्रेजेंटेड हैं और मेटी का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो इस वजह से स्टेट का जो डिसीजन है कि मेटी को ट्राइबल कम्युनिटी का दर्जा दिया जाए, उसके वजह से क्लैशेस हो रहे हैं। और अभी ज़रूरत है कि एक डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू सारे कम्युनिटीज़ को एट ईज़ रखा जाए, उन्हें समझाया जा सके कि डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो सकेगा रिसोर्सेज का, और सारे कम्युनिटीज़ को लेके। ओरिजिनल जो कम्युनिटी है मणिपुर में, वो मैती है या कुकी है? ट्राइबल कम्युनिटी तो कुकी है, बट मेटी भी वहाँ की कम्युनिटी। नेक्स्ट बताइए, कुछ देशों में वॉर चल रहा है, ये दो उधर यूक्रेन और रशिया में, इधर हमास और इजराइल में चल। यूएनओ फेल है कि सक्सेस है या साइलेंट? यूएन
सक्सेसफुल नहीं है वॉर्स को कंट्रोल करने में। इनफैक्ट काफ़ी हद तक कोशिश की है यूएन ने, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स काफ़ी रहे हैं यूएन के रिफ्यूजीज़ के लिए या फूड प्रोवाइड करने के लिए, जो भी इम्पैक्टेड कम्युनिटीज़ है खासकर फ़लस्तीन में उनके लिए। बट वॉर को कंट्रोल करना खास करके रशिया यूक्रेन में या फिर हमास क्राइसिस को भी कंट्रोल करने में और यूएन सक्सेसफुल नहीं रहा है। एक रीज़न ये है कि रशिया का वीटो पावर है या जो भी 5 परमानेंट मेंबर्स है उनका वीटो पावर है, जो यूएन को कोई भी डिसीजन लेने में सक्सेसफुल नहीं होना। एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट यूएनओ में क्या रिफॉर्म आप चाहती हैं? सबसे बड़ा रिफॉर्म तो सर रिप्रेजेंटेशन का होगा कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो 5 परमानेंट पावर्स है वो 1945 जब से यूएन बना है तब के टाइम से चले आ रहे हैं, और अब वर्ल्ड सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारे मेजर प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना बहुत कौन ज़रूरी करेगा है। इसको? तो ये एफर्ट्स तो पूरे ग्लोबल कम्युनिटी का होना चाहिए सर। जैसे कि इंडिया की भी ग्रुपिंग है, जापान, इंडिया, ब्राज़ील, ये लोग सब मिलकर के डिमांड कर रहे हैं। ब्रिक्स का डिमांड है बढ़ाने के लिए, तो जनरल असेंबली को इनिशिएटिव लेना होगा। जनरल असेंबली हो सकता उसमें है, तो फिर वही जो बट पावर जो सुपर पावर है वो वीटो लगा देगा। ये सर अल्टीमेटली वही है। इसीलिए अभी तक इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जो 5 कंट्रीज है वो चाह नहीं रहे हैं इंक्लूजन बढ़ाना, और उनके इनिशिएटिव्स जो है ये फेल आ रहे हैं। बिहार में जो पॉवर्टी है, आज भी है पॉवर्टी, उसको दूर Yes, करने sir. के लिए क्या उपाय है? तो सबसे पहला उपाय है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर स्टार्टअप्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज के थ्रू हो सकता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो पॉवर्टी सबसे डायरेक्टली रिड्यूस होगी, और उसके लिए ज़रूरी है स्किल इम्प्रूवमेंट करना, स्किल डेवलपमेंट करना, जो कि जैसे भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आईटीआईज में, इनमें बढ़ाना। एजुकेशन ऑफ कोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉवर्टी हटाने के लिए। बिहार की लिटरेसी रेट उतनी ज़्यादा नहीं है, उसको बढ़ाने की कोशिश करना पॉवर्टी के लिए। और उसके साथ में वेलफेयर स्कीम, जो कि बहुत ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं या पुअर कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ में वेलफेयर स्कीम को सक्सेसफुली चलाना एक और तरीका है पॉवर्टी हटाने का। लेबर माइग्रेशन? तो लेबर माइग्रेशन तो बिहार में यही रीज़न है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है, और एग्रीकल्चर अब ओवरबर्डनड हो चुका है, सैचुरेट हो एम्प्लॉयमेंट चुका रिस्पॉन्सिबल है कि पॉवर्टी रिस्पॉन्सिबल? है। एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों एक साथ रोल प्ले करते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी कम होगी। चलिए। पॉलिटिकल साइंस है आपका, बहुत सारे प्रश्न आपके इधर के प्रश्न से बन रहे हैं। तो पहला मैं ये जानना चाहता हूँ, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस माओ एंड गांधी, माओ एंड गांधी, उनके बीच में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस? तो पहला सिमिलैरिटी तो स्टेट को लेकर के है। माओइस्ट जो आइडियोलॉजी है वो भी स्टेट का मेजर रोल नहीं चाहती है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जो बिलीव करती है कि स्टेट नहीं होना चाहिए, एक कम्यून के जैसा सोसाइटी होना चाहिए जिसमें कि सारी कम्युनिटीज साथ में रिसोर्सेज ओन करे। गांधी का भी ये सिमिलैरिटी है। गांधी स्टेट को नेसेसरी नहीं मानते हैं, स्टेट को एक ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन मानते हैं, और चाहते हैं कि कम्युनिटी जो है एज होल सोसाइटी रिसोर्सेज को ओन करे। और सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो वो ग्रुप है, प्रोलेटेरियट ग्रुप है, माओइस्ट सोसाइटी, उनके लिए काम करना चाहती है। गांधी भी चाहते हैं कि जो वर्कर्स हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के थ्रू उनको ज़्यादा राइट्स मिले और ट्रस्टीशिप के तरह हम लोग इंडस्ट्रीज़ को चलाएं। ये दो सिमिलैरिटीज़ हैं। डिससिमिलैरिटीज़ ये है कि माओइस्ट आइडियोलॉजी वायलेंस में या एक्सट्रीमिज्म में, रेडिकलिज्म में बिलीव करती है। गांधी नॉन वायलेंस के चैम्पियन हैं। ये एक डिससिमिलैरिटी है। अच्छा, अभी आप एरिस्टोटल के बारे में बात कर, मुझे ये बताइए जस्टिस के बारे में क्या? जस्टिस के बारे में एरिस्टोटल मानते हैं कि ह्यूमन बींग जो है वो एक नेचुरल सोसाइटी के लिए बने हुए हैं, नेचुरली हम लोग सोसाइटी के तरफ में बने हैं, और जो बेस्ट जस्टिस है वो ये कि एक ऐसा सोसाइटी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक भी नहीं हो, क्योंकि डेमोक्रेसी मासेस को इन्वॉल्व करती है और फिर मासेस के थ्रू जस्टिस नहीं होता है। तो उनके हिसाब से एरिस्टोक्रेसी बेस्ट तरीका है सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए। ये डिफिनेशन एरिस्टोटल का? आई एम नॉट श्योर, बट एरिस्टोटल और श्योर नहीं है ना आप?
डेफिनेशन पे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इक्वालिटी और लिबर्टी, इस दोनों के बीच अगर रिलेशनशिप के बारे में अगर बात, क्या क्या आपका जवाब? इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट आइडियल्स हैं, खास करके डेमोक्रेसी में। और इक्वालिटी और लिबर्टी बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा भी लिबर्टी तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है मोस्टली, स्टेट का उतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए जिस तरह से। बट अगर हम उसको पॉजिटिव में ले आए, पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ, कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो, एफर्मेटिव एक्शन हो, रिजर्वेशन जैसे कि मिलता है मार्जिनलाइज कम्युनिटी, तो वो हमें इक्वालिटी की तरफ ले जाती है। एक वो भी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग जब हम करते हैं लिबर्टी के थ्रू, तो वो इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में रिलेशन क्रिएट। ये आपका ये हॉबी क्या है? हॉबी स्ट्रे डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनका ध्यान रखना, साथ खेलना, थोड़ा टाइम स्पेंड, एक वो है। और फार्मूला 1 देख। और आपके आइडियल पर्सन कौन है? आइडियल पर्सन सावित्री बाई फुले जी। क्या कारण था? तो वो देश की पहली महिला शिक्षिका थी, और उन्होंने उनकी जो लाइफ जर्नी है सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए पढ़ाई करने की और बाकी और लड़कियों को पढ़ाने की, उनको एम्पावर करने की, वो बहुत इंस्पिरेशन। अभी यूएन के बारे में आप बात कर रहे हैं, और का कहना ये था कि महत्वपूर्ण रोल, क्या यूएन ये माने कि जो वो समाप्त हो गया है, या फिर वो उसको समाप्त कर देना? नहीं सर, यूएन समाप्त नहीं हुआ है और ना ही उसे समाप्त करना चाहिए, बिकॉज यूएन ने जब से फॉर्मेशन हुआ है बहुत सारी क्राइसिस को अवॉइड भी किया है, बहुत सारे सक्सेसफुल भी उनके कैंपेन्स रहे हैं। तो यूएन को समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जो उसका स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, अगर रिप्रेजेंटेशन समाप्त नहीं करना है, क्यों नहीं करना? क्योंकि वर्ल्ड में क्राइसिस सिचुएशन ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म हो जाएंगे। बैलेंस ऑफ पावर हमेशा। नहीं, वो तो करने में सक्षम है नहीं, जैसा कि आपने बताया। यस सर, इसीलिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि वो कर सके। जैसे कि यूएन की अपनी जो फोर्स होती है, वो अभी भी उसके पास अपनी पीस फोर्स नहीं है, वो वॉलंटरी है, नेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम यूएन को एक फिक्स्ड अपना पीस फोर्स दें जो इंटरफेयर कर सके ऐसे सिचुएशंस में। यूएन को वो राइट्स दे कि वो ओवर कर सके ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे वीटो यूज़ होता है, बट जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन जैसा कि आप बता रहे हैं, यूएन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो वैसे कंडीशन में ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये वर्ल्ड ऑर्डर किस रिजीम से चल रहा है? तो वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली अभी तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही चल रहा है, क्योंकि जो भी बड़े इकोनॉमीज हैं जैसे कि यूएसए या फिर अभी चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो मार्केट को अपफ्लोट रखने के लिए जो इंटरेक्शंस होते हैं कंट्रीज़ के बीच में पूरे ग्लोबल में, वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्डर है अभी। और रशिया का भी जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, वो बहुत हद तक इस वजह से हुआ है क्योंकि एक ब्लैक सी का भी कंट्रोल का उसमें रीज़न है। तो कि ट्रेड और इसके लिए ब्लैक सी का एक्सेस ज़रूरी है रशिया के पास, एक रीज़न ये भी है। तो मार्केट इकोनॉमी अभी मेजर प्लेयर है वर्ल्ड एक ग्लोबल पॉलिटिक्स। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन यस सर। उसके फेल्योर कारणों से हुए, कारणों में कोई कारण अभी दिखता है जिसके चलते यूएनओ को भी खत्म कर करके कोई नहीं? लीग ऑफ नेशंस बेसिकली एलीट था, अगेन वही रीज़न था कि जो कुछ कंट्रीज थे जो अलाइड पावर्स थे, वो ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे लीग ऑफ नेशंस में। अभी तो वही कर रहा है, आजकल कर यस रहा सर, है। यस सर, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन अभी तक इतने सालों में नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 लीग ऑफ नेशंस नहीं रोक पाया था। बट यूएन जैसे पहले भी मिडिल वेस्ट एशिया में अगर कोई क्राइसिस हुआ है तो यूएन ने रोल निभाया है। यूएन सिर्फ वॉर रोकने का काम नहीं करती है, बहुत अलग सारे काम है, इन्वायरमेंट के तरफ भी काम करती है, रेफ्यूजीज के लिए भी काम करती है, चिल्ड्रन यूनिसेफ है, चिल्ड्रन के लिए भी काम करती है, मल्टीपल रोल्स ठीक है। ठीक। एक क्वेश्चन है, ऐसा मुझे बताइएगा, आपके पास 2 क्राइटेरिया है, एक नेसेसिटी एंड मेरिट, इसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना। सॉरी। 2 क्राइटेरिया है नेसेसिटी, नंबर 1 नेसेसिटी, नंबर 2 मेरिट। आपके पास 3 ग्रुप है लोगों का,
एक ग्रुप ऐसे लोगों का है जिनके पास केवल नेसेसिटी मेरिट नहीं। दूसरा ग्रुप आपके पास ऐसे लोगों का है जिनके पास नेसेसिटी है और उनके पास मेरिट भी है। और तीसरा ग्रुप आपके पास ऐसे लोगों का है जिनके पास केवल मेरिट है, नेसेसिटी नहीं है। अब आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इनके बीच में क्रोनोलॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे आप करें? तो मैं सबसे पहले जिन ग्रुप्स के पास में नेसेसिटी और मेरिट दोनों है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज उधर करूँगी, क्योंकि उनके मेरिट के थ्रू वो अपने नेसेसिटीज़ को बेटर मैनेज कर पाएंगे। और उसके बाद मैं जिनके पास नेसेसिटी है बट मेरिट नहीं है के तरफ करूँगी, बिकॉज एक सब कम्युनिटीज़ को लेके चलना ज़रूरी है। इनइक्वालिटी को घटाना एक मेजर रोल होता है ब्यूरोक्रेसी का। तो एक सेकंड वो होगा, और फिर जिनके पास मेरिट है उनके पास सबसे कम करूँगी, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी मेरिट है अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करने की। इसी में क्वेश्चन है, ये तो आपने एलोकेट किया रिसोर्स को, अब एलोकेट करना है आपको जॉब को, तो कैसे करेंगे? जॉब एलोकेशन भी वैसे ही होगा कि जिनके पास मेरिट और नेसेसिटी दोनों है उनको दिया जाए, और उसके बाद फिर जिनके पास नेसेसिटी है उनको दिया जाए, और फिर मेरिट वालों को दिया। बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर कुछ प्रकाश डालेंगे, क्या कमियां हैं तो कैसे आप दूर करेंगी? यस सर। तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। स्कूल्स के बिल्डिंग्स हो या टॉयलेट्स हो, सैनिटेशन का जो भी हो, वो सब वैसा अवेलेबल नहीं है। तो एक तो ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, जो कि अभी बिहार स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलपमेंट कमियां गिना कॉर्पोरेशन। दें आप, कमियां और खूबियां दोनों गिनाते हुए तब आप उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? सेकेंड, जो ड्रॉप आउट रेट्स है, स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं, स्कूल कंप्लीशन नहीं होता है पूरा 12th तक, तो उस पर फोकस करना ज़रूरी है। थर्ड, जो एजुकेशन सिस्टम में कमी है वो टीचर्स की क्वालिटी की, टीचर्स की ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं है, स्किल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन अच्छी, ये एक और कमी है। तो इनको दूर करने की ज़रूरत है। और उसके लिए वही जो बिहार एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है एजुकेशन के लिए, उसका एक रोल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर डेवलप करे थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, टेंडर्स के थ्रू अच्छी बिल्डिंग्स बनाए, सैनिटेशन टॉयलेट्स का अच्छा प्रोवाइड करें। सेकेंडली, टीचर्स की ट्रेनिंग, जो एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे जो वर्ल्ड क्लास हो, हमें ये कनेक्ट कर सके, हमारे स्टूडेंट्स को आगे की लाइफ के लिए ट्रेन कर सके। और ड्रॉप आउट रेट्स घटाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं बिहार सरकार में ऑलरेडी, जैसे कि मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, या किशोरी मंच है जिसमें लड़कियों को ही आपस में बनाया जाता है लीडर, बाकी लड़कियों को इंक्लूड करने के लिए। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए भी स्कॉलरशिप्स और बहुत कुछ चलता है, तो उन सबको बढ़ाने की। सूरत कन्फ्लिक्ट क्या है? सूरत कन्फ्लिक्ट हुआ था 1900 के 1900 के करीब, आइडिया है कुछ? जो कांग्रेस के दो विंग्स के बीच में हुआ था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीम। उस टाइम पे सर, जब बंगाल का डिवीजन हुआ था, तब एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ था कांग्रेस के अंदर, और वो चाहते थे कि जो मॉडरेट्स का जो तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हम ब्रिटिश को अप्रोच करें और प्रोपेगेंडा, प्रेयर, पिटीशंस के थ्रू करें, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम थोड़ा और अप्रोच अपना चेंज करें, थोड़ा रेडिकल अप्रोच रखें, जैसे कि बॉयकॉट्स करें और ऐसा कुछ करें। तो उसके लिए उन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और फिर स्प्लिट हो गया था, दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा, अभी इंडिया का रिलेशन नेबर कंट्रीज के साथ कैसा है? तो इंडिया का अभी नेबरहुड में थोड़ा कंडीशन रिलेशनशिप्स डिटीरियोरेट हुए हैं। जैसे कि चाइना के साथ तो ऑलरेडी हमारे रिलेशंस खास करके सिक्योरिटी के सेंस में बहुत अच्छे नहीं है। इनफैक्ट ट्रेड में भी जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है बहुत स्क्यूड है चाइना के तरफ, और पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशंस उतने नहीं है। मालदीव्स का जो नया गवर्नमेंट आया है वो भी इंडिया आउट कैंपेन के थ्रू आया है, तो मालदीव्स के साथ भी अभी हमारे रिलेशंस थोड़े ख़राब चल रहे हैं, ऑल्दो अभी डिप्लोमेटिक डायलॉग्स फिर से शुरू हो रहे हैं। तो खास करके
इकोनॉमिक जो एड्स होते हैं उनके थ्रू। अभी बांग- ट्रैक पर लेकिन आ रहा है। यस यस सर, इकोनॉमिक एड्स की वजह से। और उसके बाद बांग्लादेश में भी अभी क्राइसिस सिचुएशन चल रहा है, जिसमें कि अवामी लीग के हटने से जो एक इंडिया के साथ में कोऑपरेशन था उस वो भी अभी डाउटफुल है। नेपाल के साथ में रिलेशंस, नेपाल भी अभी थोड़ा चाइना और उस तरफ जाने की कोशिश कर। ये इजराइल के वार के संबंध में कुछ बताएं, क्या सिचुएशन है और क्या उसका आफ्टर इफेक्ट होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका? इसराइल के वॉर का इफेक्ट तो इंडिया के ऊपर भी काफ़ी सब्सटैंशियल होने वाला है और पूरे वर्ल्ड पे भी, बिकॉज वेस्ट एशिया जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स सेंटर है इंडिया के लिए। ऑयल इंपोर्ट्स 85% से ज़्यादा वहाँ से होते हैं। तो एनर्जी क्राइसिस जो है और सिक्योरिटी इशू जो कि इंडियन ओशन रीजन में है वो भी अफेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा पायरेसी के या अटैक्स जो होते हैं उनके इश्यूज हैं। तो टेररिज्म का भी इशू है इंडियन ओशन रीजन में, तो इंडिया के लिए वो दो कंसर्न्स हैं। और उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में फ्यूल प्राइसेस को लेकर के कंसर्न हो सकता है इसराइल और वेस्ट एशिया में के कारण। अब्राहम अकॉर्ड्स जो है जो यूएई और इसराइल के बीच में है उन पे अफेक्ट पड़ सकता है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो सकते हैं। अच्छा, इंडियन इलेक्शन पर कुछ बताएं आप, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या अभी ठीक ठाक चल रहा है इंडियन इलेक्शन? यस सर, इंडियन इलेक्शन सर, अभी इलेक्शन कमीशन पे जो एक्ट आया है उसमें इलेक्शन कमीशन के रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होंगे या रिमूवल होगा। तो एक उस पर अभी क्वेश्चन उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दिया था अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस होंगे उसे में, बट उसको चेंज करके एक कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया गया सुप्रीम सीजेआई को हटाकर। तो एक वो क्वेश्चन है कि क्या वो इम्पार्शियलिटी को अफेक्ट करेगा या बायस लेकर के आएगा अपॉइंटमेंट में इलेक्शन कमीशन। उसके अलावा अभी वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी भी आज ही के न्यूज़पेपर में इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बोला है कि वन नेशन वन इलेक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इस टर्म में। तो उससे रिलेटेड कंसर्न्स हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि इलेक्शन एक्सपेंसेस में कमी आएंगी और जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं हर कुछ टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग करके वो सब ख़त्म होगा। बट उसमें कुछ जो कंसर्न्स है कि रीजनल जो इश्यूज है वो दब जाएंगे और सेंटर का रोल ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा इलेक्शन के टाइम पे। तो ये सब कंसर्न। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये बिहार की कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं बताएं जो महिलाओं के लिए चल रही हैं, तो दो तीन गिना दें आप केवल। important। महिलाओं के लिए एजुकेशन में जैसे मैंने बताया कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स चल रहा है अगर आप 12th पास करते हैं। ठीक है, वो बता चुकी हैं। हाँ। नेक्स्ट, उसके अलावा बिहार में महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी काम चल रहा है, जैसे कि अनीमिया और ये सब, पोषण माह जो अभी चल रहा है उसके अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा बिहार में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए 50% रिजर्वेशन दिया गया पंचायती राज में और 35% गवर्नमेंट जॉब्स में। एक पॉलिटिकल और एम्प्लॉयमेंट के सेंस में एक एम्पावरमेंट के लिए योजना है। और बिहार में उसके अलावा एजुकेशन है, जीविका के बारे में सुनी है कुछ? यस सर। क्या है ये? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का नाम जीविका है। रूरल एरियाज में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। चलिए ठीक। बहुत सवाल हुए, चाहत थक गए होंगे। बढ़िया रहा, बहुत नाइस रिप्रेजेंटेशन। और विजय प्राप्त तो करना ही रोक नहीं सकता है। यही टेम्पो, यही स्पीड बनाए रखने की जरूरत है। क्वेश्चन के आंसर आप डगमगा ही नहीं, है सबके साथ होता है, कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ योर। और इसको मेंटेन रखिए। आपका टिपिकल ड्रेस सही है, ठीक। दिक्कत सर नहीं। इंटरव्यू में प्रॉब्लम मैं साड़ी पहनूंगी, आज कोशिश की तो चलिए, पहन कोई नहीं बात पाई। नहीं। जो आपका सब बड़े साइज का लगा, घर में छोटे हाँ छोटा है। उसको पानिएगा, ऐसा का लग रहा है, नहीं है तो चलेगा, लेकिन ये है इसे छोटा। बहुत बढ़िया है। आपका कोई सवाल? बस वही है कि अगर इंग्लिश और हिंदी का जैसे कुछ टर्म्स हैं, जैसे कोई मेरा दिक्कत इंग्लिश नहीं, मीडियम और कोई कोई दिक्कत- टर्म समझ नहीं कोई आता दिक्कत है नहीं, हिंदी का, कोई
तो वो पूछ लूंगी क्या मैं, अगर वो कोई हिंदी का टर्म बोलते हो मैं समझ नहीं पाती हूँ तो उनसे पूछ एकदम लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नॉट फ्रीडम। ठीक है, आपको बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, पोस्चर है, कम्युनिकेशन क्रिटिक भी आप कर, क्वेश्चन सब भी कुछ इस ढंग से आपसे पूछा गया जो ट्रैक से थोड़ा सा हट के था, आपने अच्छा जवाब दिया। उस जगह पर नहीं जानकारी थी तो आपने मना कर दी। बारे में यूएन के बारे में भी कई जगह पर जो टीम है क्या चल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे रहा, थोड़ा सा देख, तो ये सब चीज़ है। बाकी आपका जो पर्सनैलिटी और ठीक। वो आंसर जो दी थी ना, जो जिसमें सिचुएशन आपको बताया गया था 1 2, जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होगा तो उसमें सबसे पहले वाले को ह्यूमैनिटेरियन रहा, जॉब होगा तो नहीं, फिर मेरिट, फिर लास्ट में आपका नेसेसिटी के कारण ये पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये बताइए चाहत जी कि आपका रामजस कॉलेज से आपने क्या किया, ग्रेजुएशन? पॉलिटिकल अच्छा, जी। अब इग्नू से मास्टर्स किया। मास्टर की मास्टर किया? अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक है, ऑल द बढ़िया। बेस्ट।